नमस्कार दोस्तों, मैं शरीफ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंश में अवध, केरल और बंगाल को। एसके पांडे, आप लोग को जैसे पता है कि एसके पांडे का हम लोग को टारगेट ऑफ डे चला रहे हैं बीपीएससी के लिए। उसमें हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अब आप लोग को ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य, जो जानते हैं, जो नए होंगे उनको ख़राब नहीं लगे जी सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, फालतू है, उनके लिए बता दे रहे हैं कि हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि एसके पांडे बुक को इम्पोर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं। आप लोग को बता रहे हैं कि और सब याद रहे या न रहे, ये याद रहना चाहिए। इस बुक का मेरा काम ये है कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना देना, ताकि एग्ज़ाम में आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर सके कम समय में। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं। अवध। अवध जो राज है, अंग्रेज और मराठों के बीच में आप लोग को बफर स्टेट का काम करता था। ये रहा मराठा, ये रहा अंग्रेज का राज, बंगाल का क्षेत्र। इस क्षेत्र में आपको अवध था, छोटा सा राज था दोनों का कंपेरिजन में। तो अवध जो था दोनों के बीच में बफर स्टेट काम करता था। बफर स्टेट वैसे स्टेट होते हैं जिसमें दो बड़े शक्तिशाली देशों के बीच स्थित होता है, और दोनों शक्तिशाली देशों के बीच में ये सीधे टकराव को रोकता है। जैसे ये चाइना हो गया, ये भारत हो गया, तो ये नेपाल है। तो दोनों शक्तिशाली देश है, उसके बीच में एक छोटा सा देश है, दोनों शक्तिशाली देशों के बीच में सीधे प्रत्यक्ष टकराव को रोक रहा है। ठीक, तब नेपाल भी बफर स्टेट का काम करता है। वैसा ही आपको अवध जो था वो आपको अंग्रेज और मराठों के बीच में बफर स्टेट का काम करता था। अवध जो राज था उसका स्थापना शहादत खां किया था। कौन किया था? शहादत खां, जिसका एक और नाम बुरहानुल मुल्क था। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ थी? तब फैजाबाद। कहाँ थी? फैजाबाद। ये बात याद रखिएगा। बाकी सब कहानी है, आप लोग एक बार अपना कहानी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली दरबार से जुड़ कर लिखा गया है। आप लोग को पता है जब दिल्ली पर या भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हम बता रहे थे, तो उस समय ये भी बता रहे थे कि शहादत जो खान जो थे, नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाए थे। पहले तो वो नादिर शाह के विरुद्ध में लड़े, लेकिन शीघ्र इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और नादिर शाह को बोले कि चलिए आपको भी यहाँ पे 20 लाख रुपए मिलेगा संदेह के तहत, लेकिन दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो 20 करोड़ रुपये मिलेगा। लेकिन नादिर शाह को 20 करोड़ रुपये नहीं मिला, तो आपको शहादत खां को नादिर शाह के द्वारा दिल्ली बुलाया गया। लेकिन दिल्ली नहीं गए शहादत खां, और उन्हें आत्महत्या कर ली जहर खा के। ठीक, याद, इस कहानी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, करनाल का युद्ध तो पता ही होगा, जो नादिर शाह और दिल्ली दरबार के बीच में हुआ था। कब था? 1739 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, जब जहर खा के आत्महत्या कर लिए तो बंगाल के नाम बने सफदरजंग। इनका भी आपको दिल्ली दरबार में मुख्य भूमिका थी। कहानी जानने की गरज नहीं है, आप लोग कहानी खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। शुजाउद्दौला, ये आपको सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला जो शासक बने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के व्यू से। इनका कार्यकाल आपको 1754 से लेकर 1775 तक रहा है, मतलब 21 साल तक शासन किए हैं। ठीक, जब आपको शाह आलम द्वितीय या अलीगढ़ सुरक्षा के कारण दिल्ली को छोड़ रहे थे, मतलब वहाँ पे इमादुल हुल्क या दरबारी लोगों के कारण उनको खतरा था जान का, तो इन्होंने आपको शुजाउद्दौला ने उनका लखनऊ में स्वागत किया था। ठीक, पानीपत के तृतीय युद्ध मोस्ट भी है। पानीपत के तृतीय युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था 1761 ईस्वी में, उसमें शुजाउद्दौला जो थे अहमद शाह अब्दाली का साथ दिए थे। क्योंकि पीछे जो हम इतिहास पढ़ेंगे, पीछे बताया नहीं है, लिखा हुआ है बुक में कि मराठों ने कुछ ऐसे काम कर दिए। पहले तो आपको अवध के नवाब से मित्रता थी मराठों का, लेकिन मराठों ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे शत्रुता हो गई। और जब पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ तो उस शत्रुता का बहुत बड़ा लॉस हुआ मराठों को। शुजाउद्दौला चले गए आपको अफगानों के साथ में, जो मराठों के हार का मुख्य कारण भी बना। बंगाल में पचुत नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय
1764 के बक्सर युद्ध में साथ में लड़े थे, परंतु पराजित हुए। पराजित होने के बाद में सुजाउद्दौला क्या किए, आपको इलाहाबाद की संधि कर लिए रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। ठीक, याद रखिएगा। आगे सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ में आपको 1773 ईस्वी में बनारस की संधि भी की थी। कौन सी संधि, बनारस की संधि। किसके बीच में हुआ है, तो सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, प्रावधान का रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी को याद किया जाता है। आगे हम देखेंगे आपको नवाब हुए हैं आपको आसुफदौला 1775 से लेकर 1797 ईस्वी तक। इसने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया, लेकिन कोई आवश्यकता है नहीं इसको याद करने का। आगे बढ़ते हैं, इस संधि की कोई आवश्यकता नहीं है। वाजिर अली 1797 से लेकर 1798 तक, 1797 से लेकर 1798 ईस्वी तक। इसका भी नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रख सकते। शहादत खां अली का नाम याद रखिएगा। ये आपको वेल्लेस्ली के साथ सहायक संधि किए थे। ठीक, तो सहायक संधि जो वेल्लेस्ली के था उसमें सबसे पहले हैदराबाद, तब मैसूर, तांजौर, तब अवध। क्रम याद रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इनका याद रखना पड़ेगा कि सहायक संधि के समय अवध का नवाब कौन था। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप लोग बता दीजिएगा इजली कि शहादत अली खां। शहादत खां के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, इन्होंने आपको अवध का स्थापना किया था। और शहादत अली खां जो है आपको सहायक संधि के समय अवध के नवाब थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाएंगे लोग वाजिद अली शाह, मस्ट में भी आई है 1847 से लेकर 1856 तक। इन्हीं के समय में आपको अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब मिलाया क्यों गया था तो उसका कारण हम बताते हैं। यहाँ पे यह जानेंगे कि यह अवध का अंतिम नवाब था। क्या था यह अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरंग की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर, मतलब अवध को कैसे हड़पा गया, तो कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे मिला लिया। ठीक, याद रखिएगा। अब बंदी बना के वाजिद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया। जब 1857 का विद्रोह हुए तो मुख्य उसके कारणों में एक ये भी कारण था कि अवध को मिलाया जाना, क्योंकि अधिकांश अंग्रेजी सिपाही अवध से थे। ठीक, तो वाजिद अली अवध के अंतिम नवाब हुए। वाजिद अली शाह अवध को कैसे हड़पा गया था, तो कुशासन का आरोप लगा के। कब, तो 1856 ईस्वी में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। केरल जो राज था इसकी राजधानी कहाँ थे, त्रावणकोर। यहाँ पे ये हमको जानना है कि राजा रवि वर्मा जो एक मशहूर चित्रकार हैं वो केरल के राजा भी थे। बस ये आपको मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे राजा रवि वर्मा। एक कवि भी थे, संगीतकार थे, प्रसिद्ध अभिनेता और संस्कृत व्यक्ति थे। वो अंग्रेजी में धाराप्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोपीय मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वो लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों के नियमित रूप से पढ़ता भी था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बंगाल, यहाँ से ये आपको सभी क्षेत्रीय राजवंशों में बंगाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बंगाल से क्वेश्चन आपको बिहार के एग्जाम में स्पेशली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इजीली पढ़िएगा। चलिए हम बढ़ते हैं। भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यधिक उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। जितने भी भारत के प्रांत थे उसमें बंगाल सबसे अधिक उपजाऊ था, समृद्ध था, क्योंकि व्यापार होते थे कलकत्ता बंदरगाह से। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति से बनाई। किसकी अनुमति से, शाह शुजा की अनुमति से बनाई। कहाँ पे, तब बंगाल में। ठीक, याद रखिएगा। उसी वर्ष मतलब और भी छूट मिले हैं उनको व्यापार के लिए। ठीक, इसके साथ साथ 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने आपको 3000 वार्षिक कर के रूप बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की दी थी। यह छूट उनको एक गंभीर दर्दनाक बीमारी से एक ब्रिटिश चिकित्सक सर्जन थे हैमिल्टन, उनके द्वारा छूट दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए
मतलब बीमारी छुड़ाई गई थी। उसी के उपरांत इन्होंने क्या किया, 1717 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार के लिए छूट दे दिए। अब यह व्यापार की घोषणा अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा के समान था, याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया था, ठीक, याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खां 1717 से 27 ईस्वी तक, मतलब 10 साल तक आपको नवाब रहे। इन्होंने आपको औरंगजेब के पोते असीमुस शान से मतभेद हो गया। मतभेद के बाद उन्हें, इसका नाम याद रखने की गरज नहीं है, मतभेद के बाद उन्होंने क्या किया, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ बनाया, मुर्शिदाबाद बनाया, याद रखिएगा। तो आपको सबसे पहले बंगाल का राजधानी कहाँ था, ढाका, उसके बाद कहाँ हुआ, मुर्शिदाबाद। मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार इसके नियुक्त किया और 19 में से उड़ीसा का भी सूबेदार बना दिया, याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में एदारी प्रथा प्रारंभ की थी, ये इंपॉर्टेंट है आपको लिए, जिसमें किसानों को ऋण देना ये सब था, लेकिन करों की वसूली कठोरता से किया। आगे हम बढ़ते हैं, शाहजुद्दीन, इनके बाद आपको बंगाल का नवाब बने हैं। इनका याद करने की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सरफराज। सरफराज आपको शुजाउद्दीन से के बाद गवर्नर बने हैं। इन्हीं को, सरफराज को ही आपको 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां पराजित हुआ और मार डाला गया। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खां के द्वारा, अलाउद्दीन खां के द्वारा मार दिया गया। किसको, सरफराज को। और बंगाल में अब नवाब कौन बने, अलाउद्दीन खां बने। अलाउद्दीन खां जो हुए 1740 से 56 ईस्वी तक शासन किए, ये बंगाल के नवाब बने। और आप ये नवाब का पद 2 करोड़ रुपये घूस देकर मंगोलों से प्राप्त किया था, जिसको अस्थायी बना दिया गया। इसमें बहुत सारी कहानी है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात हम याद रखेंगे कि मराठों ने बंगाल के राजा को बहुत ज़्यादा परेशान किया। बाद में अंततः हैरान होकर मराठा सरदार रघु जी के साथ इन्होंने संधि कर लिया। संधि के दौरान उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ देने का बात स्वीकार कर ली गई। इसके अंग्रेजों से अच्छे संबंध थे, परंतु इसने अंग्रेजों को अपनी गोदाम को किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी थी। मतलब बंगाल जो राज था उनका दुश्मनी किनके साथ था, मराठों के साथ था। संधि हुआ था, संधि के उपरांत उड़ीसा को देना स्वीकार किया गया मराठों को, ठीक, ये बात याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा। और इन्होंने मुर्शिद कुली खां जो थे, मुर्शिद कुली खां नहीं, अलाउद्दीन खां जो थे, उन्होंने यूरोपीय के लिए एक लाइन का प्रयोग किया। देखिए लाइन कितना अच्छा है। यूरोपियों का तुलना मधुमक्खियों से की, इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है और कहा है कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। इसके 3 पुत्र थे, कहानी में मोड़ आएगा यहाँ पे, आप लोग पढ़िएगा। तीनों पुत्र का विवाह आपको, एक ढाका में, दूसरी पूर्णिया में, तीसरी पटना के शासक से किया गया था। और 1756 ईस्वी में अलाउद्दीन खां की मृत्यु के बाद सबसे छोटी लड़की जो का पुत्र जो था, क्या नाम था उसका, सिराजुद्दौला, मस्ट में भी है, जिसे अलाउद्दीन खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, नवाब बनाया। अब सिराजुद्दौला जब नवाब बनेंगे तो अन्य 2 उनके मौसी के जो लड़के होंगे, ठीक, वो क्या होंगे, इससे घुसाएंगे और इनमें इनका दुश्मन बनेंगे। हाँ, ये याद रखिएगा कि जब अलाउद्दीन खां मरे, उनके पहले ही उनके सभी दामाद जो थे तीनों मर चुके थे, ठीक। तो सिराजुद्दौला जो था अलाउद्दीन खां के सबसे छोटी लड़की का पुत्र था, उसको तो अधिकारी बनाया। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे, याद रखिएगा। एक तो पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो इसके मौसी का लड़का था, उसकी मौसी घसीटा बेगम तथा अंग्रेज प्रमुख थे, अंग्रेज, घसीटा बेगम, शौकत जंग, तीनों आदमी आपको सिराजुद्दौला के दुश्मन थे। एक घसीटा बेगम जो है वो सबसे बड़ी मौसी है, ढाका वाली। इसके नवाब में इसमें नवाब के सबसे प्रबल शत्रु अंग्रेज थे, क्योंकि शौकत जंग की अंग्रेजों ने शरण दी थी, घसीटा बेगम की प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया और बंगाल के भगोड़ों को भी शरण दिया। सब काम अंग्रेजों ने कर रहा था। घसीटा बेगम ढाका के गवर्नर का विधवा थी, बताइए दी हैं आप लोग को, जो कि अलाउद्दीन खां की सबसे बड़ी पुत्री थी।
शौकत जंग अलवर्दी खां की दूसरी पुत्री का बेटा था। कहानी आप लोग हम सुनाना पड़ा, आप लोग बुक पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आपको एक ओवरव्यू बनेगा, रटना नहीं है, ओवरव्यू बनाना है। आगे बहुत सारे युद्ध हुए हैं। युद्ध में अंततः आपको शुजाउद्दौला ही सिराजुद्दौला ही विजयी रहा। शुजाउद्दौला तो अवध का नवाब था, ठीक, तो सिराजुद्दौला ही विजयी रहा। अंग्रेजों के साथ भी आपको कासिम बाजार पर आक्रमण करके उसे वापस कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके उसको अधिकार में ले लिया। उसके बाद कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। अब जो अंग्रेज सैनिक थे, आपको कुछ दिन के बाद ही आपको फोर्ट विलियम पर भी, जो कलकत्ता में था अंग्रेजों का किला था, उस पर भी अधिकार कर लिए। अब अंग्रेज सैनिक जो थे यहाँ से निकल के भागे और भाग के बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप, कौन सा द्वीप, फुल्टा द्वीप पर शरण लिए। याद रखिएगा। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, डेट के साथ इसको याद रख सकते हैं। यह एक कहानी है, इसको कहानी के तौर पर बनाया गया है। एक कहानी कौन बनाया, तो हार्वेल, मतलब इन लेखक एस के पांडे के अनुसार एक कहानी है, क्योंकि इतने व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद करके नहीं रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक होल घटना किससे संबंधित था, तो सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। इसमें कहानी में क्या है कि 146 अंग्रेजों को बंदी बना के एक छोटा सा कमरा में रख लिया गया था। ये कहानी कौन बनाया था, तो J.Z. हार्वेल बनाए थे, याद रखिएगा। प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि। अब प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, तो देखते हैं। कलकत्ता के पतन का समाचार मिलते ही जो कलायू जो था, आपको मद्रास में था, वहाँ से कलायू और वाटसन दोनों के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। कलायू ने मानिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, ठीक। फिर आपको नवाब ने कलायू से अलीनगर की संधि की और सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया। हाँ, यहाँ पे कौन सी संधि की गई थी, अलीनगर। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, देखिए अलीनगर क्या है, तो अलीनगर कलकत्ता को ही सिराजुद्दौला के द्वारा नाम दिया गया था, मतलब कलकत्ता का एक नाम अलीनगर भी है। तो अलीनगर की संधि की गई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी के युद्ध के पहले। अब इस संधि के तहत कंपनी को क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः मिल गए, याद रखिएगा। सिक्का ढालने सब कुछ मिल गया। अब क्या हुआ, इसी बीच जब संधि हो गई थी कि नवाब और अंग्रेजों के बीच में, तो आपको कलायू आर्ट्स ने फ्रांसीसी से चंद्रनगर छीन ली। और चंद्रनगर में इतनी ज़्यादा क्षति की जो फ्रांसीसी उसको पूर्ति नहीं कर सके। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना और आपको कलायू ने नवाब के विरोध में षड्यंत्र शुरू भी कर दिया अपना। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र क्या क्या थे, तो कलायू ने इसका लाभ उठा के षड्यंत्र रचा, जिसमें आपको सेनापति मीर जाफर और आपको दीवान जो थे लतीफ, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जो उस समय थे जगत सेठ, तीनों ने क्या किया, आपको सिराजुद्दौला के विरुद्ध में षड्यंत्र में कलायू का साथ दिया, ठीक। ये पहले नवाब के विरोधी थे और नवाब के विरोध में ही साथ आ गए अंग्रेजों के। कलायू ने इसके लिए एक धनी व्यापारी अमित चंद्र का साथ लिया था, याद रखिएगा। संधि की शर्तें तय हुई कि धोखा देना है, ऐसे ऐसे करना है, वो अपना पढ़ लीजिएगा लोग, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, यहाँ पे डेट याद रख सकते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों के पास बस 900 सैनिक, पैदल सेना 1000 तोपची, 500 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। और नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। लेकिन युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया, ठीक। और नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन, तो मीर मदान और मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिक, ये भी याद रखिएगा, ने भाग लिया। मीर मदन, मोहनलाल, कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हुए, याद रखिएगा। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के लड़के मीरर ने मोहम्मद बेग से हत्या करा दी।
किनका? नवाब का, सिराजुद्दौला का। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मीर जाफर के बेटे मीर ने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दिया था और नवाब की तरफ से मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसिस सैनिक भाग लिए थे। ठीक, याद रखिएगा इतना बात। ये सब इम्पोर्टेंट है चीज़, बाकी सब कहानी है, कहानी को हम लोग पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे एक दस्तक प्रथा का प्रारंभ हो चुका था। इस समय तक दस्तक क्या था कि अंग्रेजों को व्यापार के लिए छूट दिया जाता था ऑन कंपनी की अपेक्षा, ऑन लोगों की अपेक्षा, याद रखिएगा, वही दस्तक है। आगे हम बढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम। अब प्लासी के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले? इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव रखी, याद रखिएगा। बाकी सब इतिहासकार लोग अपना व्यू देते हैं। बंगाल की विजय और यहाँ से धन संपदा प्राप्त करके अंग्रेजी, आंग्ल और फ्रांसीसी जो युद्ध चल रहे थे वहाँ पे इसका पैसा लगाया गया। ठीक, इसके साथ साथ इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ही कलायू को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। वैधानिक रूप से 1757 ईस्वी में बंगाल में राजनीतिक स्वामी नहीं बन पाए अंग्रेज लोग। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को भारत के वाणिज्यिक स्वरूप बना रहा, मतलब अभी व्यापार नहीं कर रहे थे, राजनीति में नहीं आए थे, भले जीते थे युद्ध। नींव रखा गया था उस शासन का, अंग्रेजी के शासन का। मीर जाफर आपको 1757 से लेके 60 तक आपको नवाब के रूप में काम करेंगे, जिन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और युद्ध क्षेत्र में उनको पराजित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, गद्दारी किया था देश के साथ। इससे दरबारी लोग, कुछ लोग इसको कलायू का गधा कह के पुकारते थे, कलायू का गधा कह के पुकारते थे। ठीक, बाकी सब कुछ कहानी है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। मीर जाफर से बाद में अंग्रेजों की कुछ अनबन हो गई कुछ बात को लेकर, जिसके बाद मीर जाफर को गद्दी से हटाया गया और मीर कासिम को गवर्नर बनाया गया। इस समय तक आपको कलायू जो था इंग्लैंड वापस चल चुका था, तो दूसरे गवर्नर बनाए जिन्होंने क्या किया, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को गवर्नर जनरल बनाया, जिसमें कलायू के बाद हालवेल गवर्नर जनरल बने, उसके बाद बेनस्टार्ट बने, याद रखिएगा, जरूरत नहीं है ज़्यादा उसका। मीर कासिम गवर्नर जनरल बना, उसके बदले में अंग्रेजों को बहुत सारी राशि दी, लेकिन यह जो था अलवर्दी खां के बाद में दूसरा सबसे योग्य व्यक्ति था शासन करने में। इसने क्या किया, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, दरबार के सन से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। तो पहले ढाका राजधानी बना, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से बंगाल, ऐसा मुंगेर किसकी राजधानी, तो आपको बंगाल की राजधानी। सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें उसने दस्तक का जो छूट दिया गया था अंग्रेजों को, उसका दुरुपयोग रोकने के लिए सभी को व्यापार में छूट दे दिया गया। उसने अपने सेना को, मतलब मीर कासिम ने अपने सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हार्ट को नियुक्ति की। यह समरू के नाम से प्रसिद्ध था, मतलब इनको वाल्टर रीड हार्ट को समरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अंग्रेज उसके इन व्यवहार की सहन न कर सके, मतलब ये सब काम कर रहे थे उसे सहन नहीं कर सके, और मीर कासिम को नवाब हटा के आपको फिर से मीर जाफर को बना दिया गया 63 में, और युद्ध में लग गए मीर कासिम के साथ में, जिसमें एक पटना का युद्ध हुआ। पहले अंग्रेजों ने पटना पर आक्रमण करके पटना को अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन बाद में मीर कासिम ने फिर से पटना को मुक्त करा लिया और मीर जाफर 63 से 65 तक शासन किए, नवाब बना दिया गया, याद रखिएगा। जिसने अनेकों काम किए उससे मतलब नहीं। हाँ, इसी बीच आपको मीर कासिम के द्वारा, जब मीर कासिम को नवाब से हटा दिया गया था, तो आपको अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए क्षेत्रीय शक्ति को एक कर रहे थे, जिसमें बक्सर का युद्ध आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर में हुआ। यहाँ पे मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम को हटा दिया गया था, आपको पता है। जिसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, उसके तहत संयुक्त सेना ने पटना के बक्सर में सैनिक डाला। ठीक, वहीं पे आपको अवध में ही शाह आलम द्वितीय जो मंगोलों के राजा थे वो उपस्थित थे। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो, मतलब अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन थे, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला हारने के पश्चात शाह आलम द्वितीय के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। प्लासी का युद्ध तो संत के आधार पर जीता गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना की काबिलियत पर जीता गया था। वास्तविक रूप से इस युद्ध ने ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित कर दिया, और 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के
भी हो गई। उसके बाद नवाब कौन बना बंगाल का, तो नजूम-दौला। इतना तक आप याद कर सकते हैं। नजूम-दौला छोटा लड़का था, उसके साथ मतलब बहुत छोटा था, नाबालिग था। उसके साथ आपको कलायू ने इलाहाबाद की संधि थी। इस समय तक कलायू भी वापस आ चुका था और इलाहाबाद की संधि की गई थी। अब बक्सर के युद्ध के बाद कलायू पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत है। उसने बंगाल के नवाब मुगल सम्राट औध के नवाब शुजा-उद-दौला से संधि की, ठीक, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से अभी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं था। क्यों, तो यहाँ पे लिखा हुआ अपना देख लीजिएगा, ज़्यादा जरूरी नहीं है क्यों में। कलायू ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब इलाहाबाद को की दो अलग अलग संधियाँ की, दोनों से मतलब सबसे दो अलग अलग संधियाँ की। इलाहाबाद की प्रथम संधि, डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नाजुमुद्दीन और कलायू का हस्ताक्षर था। मतलब नाजुम-दौला, कलायू और शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान कंपनी को दे दिया था, याद रखिएगा, आगे जानने की जरूरत नहीं है। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, जिसमें अवध के नवाब नजूम-दौला और कलायू के बीच में हुआ था। इस संधि की शर्तें प्रमुख इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। बंगाल में दया शासन इस संधि की इलाहाबाद की संधि के तहत शुरू हुआ, ठीक। नवाब की सेना समाप्त कर दी गई थी। और दया शासन में क्या किया गया था, कलायू के द्वारा जो अगस्त में इलाहाबाद की संधि की गई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान प्राप्त किए थे। इस प्रावधान के तहत 26 लाख रुपया किसको, शाह आलम द्वितीय को, और 53 लाख रुपये वार्षिक पेंशन बंगाल के नवाब को देना था। उसके तहत उन्होंने इस पैसे के बदले कलायू ने आपको दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत शासन, प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवान न्याय अपने पास रखे, आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए। इस प्रकार से जहाँ से आमदनी प्राप्त होने वाला था वो अंग्रेज रखे, और जहाँ दायित्व था, जहाँ पे काम करना था, वो आपको बंगाल के नवाब को दे दिया गया। और इस प्रकार से दोहरी शासन व्यवस्था बंगाल में अपनाई गई। कंपनी ने दीवान कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद राजा खां को नियुक्ति किया था, और बिहार में सिताब राय को नियुक्ति किया था, और उड़ीसा में दुर्लभ राय को। तीनों आदमी के नाम आप लोग याद रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा, ज़्यादा पूछता नहीं है कभी। लेकिन बंगाल में दया शासन की नींव रखी गई इसी संधि के, इलाहाबाद की संधि के तहत। और इसको वारेन हेस्टिंग ने कब हटा दिया था, तो 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। अब देखिए दया शासन के बाद में क्या हुआ, दया शासन के बाद में क्या हुआ बताते हैं, एक मिनट। दया शासन के बाद क्या हुआ, बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। कृषि का ह्रास हुआ। इसी बीच कृषि का ह्रास के कारण आपको कर बहुत अधिक लगने लगे, कर की बोली लगने लगी वार्षिक रूप से। जो अधिक कर देता था, बोली लगाता था, उसको कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया जाता था, जिससे कृषकों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। 1747 में बंगाल में अकाल पड़ा, ठीक। अकाल का मुख्य कारण बंगाल में दया शासन ही था। अकाल के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कर्टियस था, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है। उद्योग तथा दक्षता का ह्रास हुआ। कंपनी अपने उद्योग को बढ़ावा देने लगे, और कच्चे माल पर आधारित उद्योग को बंगाल में बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन तैयार माल को उद्योग को ह्रास कर रहे थे और अपने यहाँ से तैयार माल ला के यहाँ पे बेच रहे थे। भारतीय व्यापार का विघटन भी हो गया, ठीक। अब कुछ इतिहासकार जो दया शासन बंगाल में था उसको क्या बोलते हैं, के एम पनिकर जो भारतीय इतिहासकार हैं, डाकुओं को राज कहा दया शासन को। और एक ब्रिटिश इतिहासकार पार्सिल स्पीयर ने बोला बेशर्मी और लूट का काल माना जाता है इसको, ठीक। कलायू ने कुछ सुधार भी किए। क्या सुधार किए, उसके चलते विद्रोह भी हुआ। कलायू ने बंगाल की दशा सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए। उसने उपहार लेना बंद कर दिया और कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार को रोक दिया। इससे उनको हानि के लिए एक मतलब बैंक बना दिया गया। बैंक के थ्रू पैसा जो आता था सभी कंपनी के अधिकारियों में बांट दिया जाता था, कुछ व्यापार के जरिए, कुछ व्यापार का छूट दिया गया था। कलायू ने 1765 ईस्वी में दोहरी भाता बंद कर दिया। यह भाता अब केवल उन सैनिकों को मिलेगा, मतलब एक वेतन मिलता था, एक खास क्षेत्र में नियुक्ति के लिए भाता भी मिलता था, जो दोहरी भाता हुआ। तो यह भाता बंद कर दिया कलायू ने, केवल उन्हीं क्षेत्रों में के लोगों को, सिपाहियों को दिया जो बंगाल, बिहार सीमा तक काज करते थे। बंगाल और बिहार में रहते थे, उन्हीं को दिया जाता था, ठीक। लेकिन परिणाम स्वरूप मुंगेर और इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारी ने इसकी आज्ञा का विरोध किया, मतलब इस अधिकार कलायू के द्वारा जो आज्ञा जारी किया गया था उसका विरोध किया तथा सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने की धमकी दे दी, जिसे हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था,
तो कलाई के समय याद हुआ था, याद रखिएगा। यह इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा मनगढ़ंत है, तो आप लोग घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए, वैसे बना लीजिएगा अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, सुधार हुआ हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि मेरा भी मोटिवेशनल बढ़े। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 9:30 में टेस्ट में आज। ठीक, देखते हैं टारगेट ऑफ डे में आप लोग कितना आज अच्छा रिजल्ट देते हैं हमको। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।